हेलो स्टूडेंट ऑफ डी फार्मा सेकेंड ईयर, वेलकम टू जीटी क्लासेस। जो आपका सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है उसका चैप्टर फर्स्ट जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था इंट्रोडक्शन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये इस सब्जेक्ट का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स कि हमारे जो कौन कौन से रूट्स हैं, यानी रूट्स का मतलब होता है रास्ते हैं जिसके द्वारा हम एक ड्रग को अपने बॉडी में ले सकते हैं। तो जो रूट्स हैं वो टोटल 5 तरह के हैं। एक है, पहला है एक्सटर्नल रूट, सेकंड है पैरेंटल रूट, थर्ड है टॉपिकल रूट, फोर्थ है इनहेलेशन, फिफ्थ है ट्रांसडर्मल। अगर डेफिनेशन की बात की जाए वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ और अ वे, मतलब वही कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक रास्ता है, एक वे है जिसके द्वारा ड्रग को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी लिया जाता है। ठीक, अगर बात की जाए इसके फर्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इनके जो पार्ट थे, जो एक्सटर्नल था, पैरेंटल था, टॉपिकल था, इंटरनल इनहेलेशन था, ट्रांसडर्मल, इनको देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है एक्सटर्नल रूट। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग विच इन्वॉल्व गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग मतलब ड्रग को बॉडी में लेने का ही एक तरीका है, जिसके मतलब कि इसमें क्या होता है, बॉडी में ड्रग को लिया जाता है, पर इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। बाकी जो पैरेंटल था, जो ये पैरेंटल था, टॉपिकल था, इनके अंदर तो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं है, पर ये जो रूट है एक्सटर्नल रूट में, इसमें हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व है। ठीक, इट इज़ द सेफेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकली एंड कन्वेनियंट रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे सेफेस्ट, सबसे सस्ता, इजीली अवेलेबल वाला रूट है जिससे हम टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, कोई भी चीज़ इजीली माउथ से ले सकते हैं। फिर इसके अंदर जो आता है हमारा ओरल रूट, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी टेकन थ्रू माउथ एंड स्वेलोड विद वाटर एंड मिल्क। इसमें क्या करते हैं, हम ड्रग लेते हैं, ओरल रूट से क्या करते हैं, ड्रग लिया, मुंह में रखा, पानी लिया या दूध लिया, उससे हमने दवाई को निगल लिया। दूध से कौन सी दवाई लेते हैं, कैल्शियम वगैरह हो गए, हमारे बाकी जनरल दवाइयाँ हम वाटर से लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर ओरल, इसको हम पर ओरल भी कहते हैं। डॉक्टर लोग होते हैं, अगर कोई दवाई को हमारे को इंजेक्शन से देना है, कैसे देना है, इंजेक्शन में भी अलग अलग वे होते हैं, इंट्रावेनस देना, ईएम देना, आईवी देना, ये सबक्यूटेनियस देना, वो लिख देते हैं एससी करके, आईवी करके या आईएम करके। अगर इंट्रामस्कुलर देना होता है, सबक्यूटेनियस देना होता है तो एससी करके, इंट्रावेनस दिया जाता है तो आईवी करके। इसी तरह से अगर कोई ड्रग ओरल लेना है पेशेंट को तो वो पीओ करके लिख देते हैं मेडिसिन के आगे, तो इससे पेशेंट समझ जाता है उसको ओरली लेना है, या नर्सिंग स्टाफ वगैरह कोई भी होता है वो समझ जाता है। इसमें आता है ओरल ड्रग आर यूज, मतलब अवेलेबल होते हैं इन वेरियस, किसमें, डोजेस फॉर्म में। ओरल जो ड्रग्स होते हैं वो वेरियस डोजेस फॉर्म, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस सुना था ना, तो इनमें से कोई सी भी फॉर्म में वो अवेलेबल होती है। वो पाउडर भी हो सकता है, कैप्सूल भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, सोल्यूशन भी हो सकता है। अब इसके ओरल रूट से के और एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो बात करें एडवांटेज की, तो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी असिस्टेंट। अब ओरली है तो पेशेंट ईजिली अपने मुंह में रखेगा दवाई, पानी लिया और ईजिली उसको स्वेलो कर लिया, इसमें किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती है। डू नॉट हैव कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग लेते समय भी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, ऑनसेट एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लो, इसका ऑनसेट जो तुरंत आराम मिलना चाहिए दवाई लेने के बाद, वो नहीं होता, इसका बहुत लो होता है। 100% ऑब्जॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल है इसमें, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं 100% ऑब्जॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल कैसे नहीं है। पीछे जो हमने देखा ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डिसएडवांटेज में, कि जो ओरल रूट होता है उसका डिसएडवांटेज ये था कि जो 100% जो ऑब्जर्वेशन है ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे पैरासीटामोल हमने लिया, स्टमक में गया, हमने मुंह से लिया, स्टमक में गया, 100% ड्रग जो पार्टिकल्स थे वो लीवर तक जो पहुँचे, लीवर तक पहुँचने के बाद उसमें से 30% जो ड्रग पार्टिकल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, मेटाबोलाइज हो गया, और लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होकर यूरिन के थ्रू जाके वो पास आउट हो जाएगा। रिमेनिंग 70% ड्रग पार्टिकल्स थे वो रिच इन द ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचे, फिर एट द एंड में जाते जाते उनका एक्शन क्या हो गया, स्लो हो गया। फिर इसमें आता है नेक्स्ट पार्ट हमारा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का पार्ट, सबलिंगुअल मतलब होता है जीभ के नीचे जो ड्रग्स को लेते हैं। इन दिस रूट स्मॉल साइज ऑफ टैबलेट इज प्लेस बीनीथ द टंग। इस रूट में क्या होता है, छोटे साइज की टैबलेट को बिना पानी के ही हम जीभ के नीचे रख लेते हैं। जीभ के नीचे
स्लाइवेशन सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वहाँ पे अब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाता है, क्विकली हो जाता है जनरल सर्कुलेशन की हेल्प से। अब एग्जांपल में बात करते थे, एक वेलिडोल नाम की टैबलेट होती है जो कि माइल्ड मॉडरेट चेस्ट पेन वगैरह में दिया जाता है, मोशन सिकनेस में दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एक पिंक कलर की छोटी टैबलेट होती है जो कि एंजाइना चेस्ट पेन में बहुत ही यूज़फुल होती है ये टैबलेट, इसको भी जीभ के नीचे पेशेंट के रख दिया जाता है, ठीक है। और सबलिंगुअल रूट वैसे भी इसलिए ये जो होता है उसके कंपैरिजन में ये रूट में क्या होता है, वो पेशेंट जो अनकॉन्शियस स्टेज वगैरह में रहते हैं उनके लिए भी सूटेबल रहता है। एडवांटेज की बात की जाए तो ऑनसेट क्विक एक्शन ऑफ ड्रग का ऑनसेट क्विक एक्शन मिलेगा, जल्दी ड्रग डिजॉल्व होगा, जल्दी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेगी, उतनी ज़्यादा जल्दी एक्शन मिलेगा उसका। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज अवॉइड, इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड रहता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वही माउथ से अंदर गया, फिर वो स्टमक पे गया, स्टमक से फिर वो लीवर तक गया 100%, फिर उसके बाद मेटाबोलाइज हो गया, फिर उसके बाद 70% ही ड्रग जो है वो आगे पहुंच रहा है। तो ये वाला जो प्रोसेस है उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ये कि अवॉइड होता है। इट कॉज रैपिड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, इसमें रैपिड ऑब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का ड्यू टू हाईली सोलबिलिटी के कारण, क्योंकि इसके नीचे जीभ के नीचे रखता है, वहाँ पे सोलबिलिटी रेट हाई होता है, 100% ऑब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल। डिसएडवांटेज, अब इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो कड़वी होती है तो उसको जीभ के द्वारा लिया नहीं जा सकता। बिटर ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन बाय दिस रूट, डू नॉट एब्जॉर्ब ऑफ हाई मॉलिक्यूलर ड्रग, मतलब हायर वेट के जो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो ड्रग्स होते हैं जैसे इंसुलिन वगैरह हो गए, ऐसे ड्रग्स को हम जीभ के नीचे रख के नहीं ले सकते हैं, ठीक। अब आता है हमारा इसका थर्ड जो कि सी पार्ट है, रेक्टल रूट। ये सारा अभी तक हम ओरल रूट के अंदर ही पढ़ रहे हैं। रेक्टल रूट, व्हेन पेशेंट इज नॉट एबल टू बी टेकन ड्रग ओरली, जब पेशेंट जो है ओरली ड्रग नहीं ले पाएगा, ना ही जीभ से ना मुंह से, कैसे ना ले सके, जैसे कि इसमें आ जाता है सपोजिटरीज आर ड्रग। आपने देखा होगा कि जिन पेशेंट को अब आ जाता है रेक्टल रूट, व्हेन पेशेंट इज नॉट एबल टू बी टेकन ड्रग ओरल, जब पेशेंट जो होता है एबल नहीं हो पाता है, वो एबल नहीं है वो कि ड्रग ले सके, जैसे अनकॉन्शियस स्टेज पेशेंट बेहोश पड़ा है, वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पेशेंट को रेक्टल के थ्रू बॉडी में ड्रग को इंसर्ट करते हैं या देते हैं। सपोजिटरीज आर ड्रग दैट आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू अ रेक्टल रूट, सपोजिटरी ऐसी ड्रग है जिसको हम एक पेशेंट को देते हैं उसके रेक्टल रूट के द्वारा। थ्रू एब्जॉर्प्शन अकर डायरेक्टली थ्रू द थिन और हाईली वस्कुलराइज वॉल ऑफ द रेक्टम। ये क्या होता है, हम अगर किसी को रेक्टम नहीं पता तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, पहले स्टमक आ जाता है, स्टमक के बाद उसका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको तो एनएस कह देते हैं, उसके बाद वाला जो ये वाला मोटा वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रेक्टल। तो जो ये वाला जो रेक्टल हिस्सा है इसमें देना, तो इसमें जो ड्रग एब्जॉर्बेंस, जो ड्रग का एब्जॉर्बेंस है अक्कर डायरेक्टली, इसमें ड्रग जो होता है डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू थिन, ये स्किन जो यहाँ की है वो बहुत पतली है थिन स्किन से, और वस्कुलराइज यहाँ पे ब्लड वेसल वगैरह भी बहुत ज़्यादा है तो हाईली एब्जॉर्ब हो जाता है वॉल रेक्टल की बॉल से, ठीक। जिसमें हमारे एग्जाम्पल में एनिमा आ जाती है, डल्कोफ्लेक्स जो हमारी एक डल्कोफ्लेक्स सपोजिटरी आती है और हमारी डल्कोफ्लेक्स की टैबलेट्स आती हैं। अगर पेशेंट अगर एबल है वो खा सकता है तो हम वो दे देते हैं, अगर एबल नहीं है उस केस में हम डल्कोफ्लेक्स की सपोजिटरी वगैरह देते हैं पेशेंट को रेक्टल रूट के थ्रू। रेक्टल बता दिया मैंने, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो लास्ट वाला हैंड पार्ट होता है उसके नीचे एनएस होता है, उसके ऊपर वाला हिस्सा है रेक्टल रूट। ये बहुत ही ज़्यादा पतली होती है मेम्ब्रेन और हाईली वस्कुलराइज होती है, इसलिए ईजिली ये क्या होती है इसके वॉल से एब्जॉर्ब हो जाती है डायरेक्टली। अब इसके एडवांटेज की, इसमें एनीमा भी आता है, एनीमा भी इसमें चढ़ाया जाता है, वो लिक्विड सब्सटेंस होता है और इसको भी हम क्या कहते हैं रेक्टल के थ्रू ही फ्लूइड तरह का होता है, ये उसको भी चढ़ा दिया जाता है ऊपर। ये जो भी अभी तक एग्जाम्पल दिया है ये कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में ही ये सब दिया जाता है, जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज की बात की जाए तो यूजुअली क्या कहते हैं एडवांटेज की बात की जाए तो यूज़फुल व्हेन पेशेंट इज़ इन अनकॉन्शियस स्टेज, वही बेहोशी के हालात में पेशेंट, तो हम ये दे सकते हैं। यूज़फुल व्हेन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हो रही है तब हम दे सकते हैं।
फास्ट और ऑनसेट एक्शन बहुत जल्दी होता है इसका। अवॉइडेंस ऑफ द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें भी क्या होता है, अवॉइड होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, इट कैन कॉज इन्फ्लामेशन और इरिटेशन। अब बात करो रेक्टल के थ्रू दिया जाए तो इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग वगैरह, इचिंग वगैरह ज़रूर आ जाती है। शो इरेगुलर एब्जॉर्प्शन, कभी कभार तो एब्जॉर्प्शन भी ठीक से नहीं हो पाता है। बात है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल वही जो इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में ड्रग को इंसर्ट की जा रही है, मतलब एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो इसमें आता है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट दूसरा टाइप है ड्रग, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंजेक्शन, इसमें ड्रग इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट की एडमिनिस्ट्रेट दिया जाता है बॉडी के अंदर, जिसमें पहला टाइप आता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस को हम शॉर्ट में आईवी से भी डिनोट करते हैं। ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू वेन, इसमें ड्रग जो होते हैं डायरेक्टली जो वेन होते हैं उसमें दी जाती है। जो हमारे हाथ देखेंगे या कहीं भी देखेंगे तो हमारे शरीर में नीले कलर की नस दिखाई देती है और ग्रीनिश होती है, तो उस वेन में हम इंजेक्शन अगर लगाते हैं तो उस वाले को हम बोलते हैं वेन, उसको बोलेंगे हम वेन, और उसको बोलते हैं इंट्रावेनस। ठीक, ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वेन। नॉर्मल सलाइन एनएस के नाम से देखा हुआ बॉटल लोग चढ़वाते हैं, तो वो सब किसके थ्रू जाता है, वेन के ही द्वारा तो जाता है। सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन होता है जिसको मोनोसेफ के नाम से भी जाना जाता है, ये एंटीबायोटिक होता है हायर क्लास के, इसको भी हम वेन के थ्रू ही बॉडी में भेजते हैं। ठीक, एडवांटेज की बात की जाए तो इमीडिएट एक्शन होता है, एक्शन बहुत जल्दी मिलेगा, सीधा वेन में ब्लड में ही डाला जा रहा है। ये 100% बायोअवेलेबिलिटी भी इसकी 100% ही होगी, और इसकी सूटेबल फॉर एमरजेंसी सिचुएशन में बहुत ही सूटेबल होता है, क्योंकि एमरजेंसी केस में इसमें क्या होता है, फटाफट से दवाई डायरेक्ट ब्लड के अंदर जा रही है, तो कहीं भी उसका मेटाबॉलिज्म वो वगैरह कहीं नहीं कुछ होता है, डायरेक्ट ब्लड में जाता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो रिक्वायर्ड ट्रेंड पर्सन्स, इसमें क्या होता है, ट्रेंड पर्सन्स की ज़रूरत होती है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन का भी होना बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब आता है इंट्रामस्कुलर, जिसको हम आईवी से भी आईएम से डिनोट करते हैं। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू अ मसल, इसमें क्या होता है, ड्रग को मसल्स में दिया जाता है। जैसे हम टीटी का इंजेक्शन होता है ना, ठीक 90 डिग्री के एंगल पे उसको हम मांस को थोड़ा ऐसे पुश करके ऊपर की साइड निकाल के फिर 90 डिग्री के एंगल पे हम इंजेक्शन को पूरा अंदर डालते हैं, तो उसे बोलते हैं हम। पैरेंट्रल रूट का थर्ड पॉइंट है वो सबक्यूटेनियस, एससी से डिनोट करता है। ड्रग इज इंजेक्टेड अंडर द स्किन, इसमें क्या होता है, ड्रग को स्किन के नीचे लगाया जाता है। ड्रग इज इंजेक्टेड अंडर द स्किन, स्किन जो होती है उसके नीचे इसको लगाया जाता है, मतलब स्किन के अंडर लगाया जाता है। जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है और हेपरिन होता है। हेपरिन तो पता ही होगा क्या होता है, और ब्लड को, मतलब हेपरिन ऐसा केमिकल होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, बॉडी के अंदर वो बहने देता है। तो इसी तरह से अगर ब्लड वगैरह कहीं क्लॉट हो रहा है तो उसको खोलने के लिए हेपरिन वगैरह का इंजेक्शन देते हैं। तो ये क्या है, इंसुलिन और हेपरिन दोनों ऐसे इंजेक्शन है जो सबक्यूटेनियस दिया जाता है। जो इंसुलिन होता है ना, वो स्टमक के जो नाभि होती है उससे 1 इंच 2 इंच नाप के ऊपर वाले नाभि के हिस्से को, फिर उसमें क्या करा जाता है, इसे पकड़ के उसको थोड़ा सा मोटा करके फिर उसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे स्किन के नीचे लगा दिया जाता है। ठीक, तो इसे इंसुलिन और हेपरिन जो है ये सबक्यूटेनियस के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है डॉग वगैरह का इंजेक्शन वगैरह होता है, वो भी ऐसे ही लगाया जाता है। फिर आता है हमारा एडवांटेज, स्लो एंड सस्टेन एक्शन होता है इसका, बहुत ही धीरे और धीरे धीरे करके इसका एक्शन होता है। और ये बात करी जाए तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम खुद से भी इसको लगा सकते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड ड्रग्स वॉल्यूम, इसके ड्रग वॉल्यूम जो होता है लिमिटेड होता है। जैसे इंसुलिन जो होता है ना, किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ वगैरह है 200 के 150 के 200 के बीच में ऐसे कुछ समथिंग का होता है, तो 10 यूनिट, मतलब एक स्पेसिफिक होता है यूनिट कि इंसुलिन हमारे को 10 ही यूनिट देनी है इतने से इतने के रेंज के बीच के डायबिटीज़ के पेशेंट को। फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लो, अगर 150 से 200 के बीच में है, अगर किसी का जस्ट फॉर एग्जांपल कि इसके और इसके बीच में रेंज में है, तो मान लो डॉक्टर कहेगा इसको 10 यूनिट जो है इंसुलिन दे दो। ठीक, तो ये क्या होगा, इसके जो इंसुलिन होता है वो क्या होता है, लिमिटेड ड्रग वॉल्यूम होता है इसका, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से जितना मर्जी दे रहो। इरिटेशन में भी अक्कर में भी हो सकता है उसको इरिटेशन हो, है ना, तो ये सब भी देखने को मिल सकता है। अब आता है हमारा इंट्राडर्मल, जिसे हम आईडी से भी डिनोट कर। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन, इसमें क्या होता है,
इसमें आ जाता है। जो फर्स्ट वाला सबक्यूटेनियस में उसमें रेबीज वगैरह के वैक्सीन नहीं आते हैं, ये ट्रांसडर्मल के अंदर आएगा। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू अ डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। BCG की वैक्सीन हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो इनमें जो होता है इंजेक्शन को डर्मिस लेयर जो होती है स्किन की उसमें दी जाती है। देखा होगा रेबीज वगैरह का इंजेक्शन लगवाते हुए, तो वो कैसे लगाते हैं, स्किन के डर्मिस वाले लेयर में, ठीक। और एडवांटेज की बात की जो यूज़फुल इन डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह को डायग्नोस्ट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब वो देखो, अगर कोई किसी पेशेंट को किसी पेशेंट को, ये पेशेंट है, इस पेशेंट को मोनोसेफ से क्या है, एलर्जी है, तो मोनोसेफ से एलर्जी है, हमें नहीं पता कि उसको एलर्जी है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, मोनोसेफ जो हमारा मोनोसेफ है उसका 1 ml लेंगे और लेके इसके जो ऊपर वाली जो स्किन की जो बहुत पतली वाली लेयर है ना, उसके ऊपर लगा के देखेंगे, उस पर लगा के देखेंगे। अगर उसको कुछ एलर्जी वगैरह कुछ भी ऐसा कॉज उसको महसूस होता है, खुजली, इचिंग वगैरह, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इस पेशेंट को क्या है, मोनोसेफ से एलर्जी है। तो ये से इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन जो दिया जाता है, ये टेस्टिंग वगैरह या डायग्नोस्टिक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो स्मॉल वॉल्यूम ओनली इसमें यूज़ होता है। फिर आता है हमारा टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में क्या आ जाता है, टॉपिकल रूट क्या था, टॉपिकल मैंने बताया था, टॉपिकली बॉडी पे अप्लाई करना किसी चीज़ को। इसमें एग्जाम ड्रग इज अप्लाई डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन पे डायरेक्टली इसमें अप्लाई किया जाता है। जैसे नोजल ड्रॉप्स हो गए, नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन ही तो है, ईयर ड्रॉप हो गई, कान में, इसमें भी तो म्यूकस ही होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह, तो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे इनका यूज़ करना, ठीक। ऑइंटमेंट, क्रीम, आई, ईयर ड्रॉप्स, ये सब। एडवांटेज की बात की जाए तो लोकल इफेक्ट होता है इसका, मतलब लोकली एक ही जगह पे जैसे ईयर है तो ईयर ड्रॉप को ईयर में ही डालना है, आई ड्रॉप को आई में ही डालना है। स्किन ऑइंटमेंट जितना एरिया एलर्जी है उसी पे अप्लाई करने से, नहीं पूरे बॉडी पे लगा लिया, है ना। फ्यूवर सिस्टेमिक साइड इफेक्ट, बहुत ही कम इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो लिमिटेड पेनिट्रेशन, ये इतनी बहुत लिमिटेड, मतलब स्किन से इतनी जल्दी, देखो सबसे ऊपरले हिस्से पे अगर हम स्किन के अप्लाई कर रहे हैं तो टाइम तो लगता है ना अब्जॉर्प्शन वगैरह में, तो वही बोल रहा है लिमिटेड पेनिट्रेशन होता है, स्किन के सबसे भीतर तक जाने में दवाई को टाइम लगता है। फिर आता है इनहलेशन रूट। इनहलेशन रूट में वही आ जाता है हमारे नेजल ड्रॉप वगैरह। ड्रग इज इनहेल्ड थ्रू द लंग्स। ड्रग्स इसमें क्या होता है, लंग्स के द्वारा इनहेल किया जाता है, जिसमें साल्ब्यूटामोल इनहेलर्स और इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाता है। ऑक्सीजन पाइप वगैरह देखा होगा, किसी पेशेंट को सफरिंग होती है, वो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करके। साल्ब्यूटामोल इनहेलर, अगर इमरजेंसी वगैरह में डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा ही अस्थमा वगैरह की दिक्कत हो तो उससे डॉक्टर क्या करता है, अस्थमा का पंप देता है। इसमें साल्ब्यूटामोल का सॉल्ट की ड्रग होती है और ये पंप मुँह में लगा के इसको पंप करा जाता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट जिसको सांस लेने में दिक्कत वगैरह है वो अपनी बीमारी को मतलब कि अपने आप ही खुद से भी घर में ठीक कर सकता है। अब एडवांटेज की बात की जाए, खुद से तो ठीक नहीं करेगा, मतलब एक तरह से वो बता रही हूँ, इनहेलर पंप के रूप में भी आता है ये इनहेलर रूट जो होता है, हम ड्रग को कैसे कैसे इनहेल कर सकते, और एक नेज़ल ड्रॉप के भी रूप में आता है, जैसे नाक वगैरह किसी की जाम वगैरह है तो उसमें डालने के लिए, है ना। एडवांटेज की बात करें, रैपिड ऑनसेट एक्शन होता है, बहुत तुरंत रिजल्ट देखने को मिलता है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन लंग्स पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। डिसएडवांटेज की बात करें, स्पेशल डिवाइस रिक्वायर्ड, इसमें स्पेशल डिवाइस चाहिए। प्रॉपर टेक्नीशियन इज नेसेसरी, टेक्निक्यू इज नेसेसरी, मतलब मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर है या अस्थमा का पंप ही है तो उसमें क्या होगा, स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत तो है, ये वो डिवाइस ही तो है एक तरह से। ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाना है तो उसमें प्रॉपर एक ट्रेंड व्यक्ति चाहिए उसको लगाने के लिए, उसको देने के लिए, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अब आता है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल का मतलब होता है, ट्रांस मतलब होता है थ्रू, डर्मल का मतलब होता है स्किन, स्किन के थ्रू। ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू स्किन यूजिंग अ पैचेस। इसमें ट्रांसडर्मल में क्या होता है, पैच होते हैं, छोटे छोटे पाउच टाइप में बनाए होते हैं, इसमें ड्रग्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है स्किन पे, ये जो हमारी स्किन है इस पर छोटे छोटे पाउच ड्रग्स के जो होते हैं वो चिपका दिए जाते हैं, ठीक है, स्टक कर दिए जाते हैं स्किन के ऊपर ही, जिसमें से द मेडिसिन इज स्लोली पास थ्रू स्किन एंड एंटर द ब्लड। इसमें से स्किन में क्या होता है, मेडिसिन धीरे धीरे अब्जॉर्ब होकर स्किन के अंदर ब्लड स्ट्रीम, स्किन से अब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे जाती है। इसमें अगर एग्जांपल की बात की जाए ड्रग की तो निकोटीन पैचेज आ जाते हैं, यूज टू हेल्प
पीपल टू स्टॉप स्मोकिंग। निकोटीन का पैच आ जाता है जो हेल्प करता है पीपल्स को स्मोकिंग को स्टॉप करने में। और नाइट्रोग्लिसराइन के पैकेज आते हैं यूजफुल फॉर हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन वगैरह हो रहे हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल होते हैं नाइट्रोग्लिसरीन के पैचेस। एडवांटेज की बात की जाए तो प्रोलॉन्ग एक्शन, बहुत लंबे समय तक असर होता है। इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस, जो भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो भी होता है पेशेंट को उसको भी इम्प्रूव करता है। दिक्कत परेशानी वगैरह जो होता है उसको ठीक करता है। डिसएडवांटेज की बात करें स्लो ऑनसेट एक्शन, मतलब स्किन के ऊपर ही लगाए तो धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा ना। स्किन इरिटेशन में भी अक्कर, ज़्यादा देर तक लगाने वगैरह से हो सकता है स्किन वगैरह में इरिटेशन होने लगे। हेलो स्टूडेंट ऑफ डी फार्मा सेकेंड ईयर, वेलकम टू जीटी क्लासेस। आपका जो सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी, चैप्टर 4 जनरल फार्माकोलॉजी, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था इंट्रोडक्शन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी और सेकंड पार्ट में हमने देखा वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज के पार्ट में हम देखेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और फैक्टर कौन कौन से हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। Topic drug absorption. When a medicine enters the body and reaches the blood, this process is called drug absorption. अगर कोई डेफिनेशन पूछता है हमसे ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है तो हम ये बोलेंगे जब कोई मेडिसिन बॉडी के अंदर जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। जाहिर सी बात है हमने ड्रग लिया, मुंह में गया, हमारे माउथ में गया, माउथ में जाने के बाद वो जो जाएगा स्टमक में, स्टमक के बाद वो जाएगा लीवर के पास, लीवर के पास उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह सब होगा। मेटाबॉलिज्म वगैरह होने के बाद मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद हमने देखा ही तो इसका एडमी से एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। फार्माकोकाइनेटिक में देखा था ना एडमी, एडमी का शॉर्ट फॉर्म क्या था? एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, नहीं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और लास्ट का था एक्सक्रीशन। तो ये सब होगा। देन इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो ये वो फ्लो चार्ट है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए ये दिखाया गया है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जब ड्रग एडमिनिस्टर होता है बॉडी में एंटर कर जाता है, ड्रग रिलीज फ्रॉम डोजेज फॉर्म। तो हमने अगर टैबलेट लिया है तो टैबलेट से ड्रग रिलीज होगा, कैप्सूल है तो कैप्सूल से, सिरप लिया तो सिरप से क्या होगा? ड्रग रिलीज होगा। जो एक्टिव ड्रग का मतलब क्या होता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट जो एक्चुअली में हमारी बॉडी में जाने के बाद अपना थेरेपेटिक एक्शन दिखाएगा। जैसे हमने पेन किलर लिया है सर दर्द के लिए तो सर दर्द को ही ठीक करे, तो उनमें टैबलेट्स में टैबलेट की फॉर्म में होगा वो सर दर्द की गोली या कैप्सूल हो या चाहे सिरप हो, तीनों में से किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं तो बॉडी में जाने के बाद वो रिलीज हो, ड्रग फिर डिजॉल्व हो, फिर ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन, ड्रग डिजॉल्व होगा फिर वो क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन को, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वहीं से, जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा वहीं से क्या हो जाएगा, जो भी हमारी बॉडी के मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह उनको क्रॉस करेगा, वहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। ड्रग एंटर द ब्लड स्ट्रीम, वहाँ से क्या होगा? ड्रग एंटर कर जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, ड्रग रिचेस टिश्यूज और टारगेट ऑर्गन। अब ड्रग जो होगा वहाँ से कहाँ चला जाएगा? टिश्यूज़ में और टारगेट ऑर्गन्स पे, और थेरेपेटिक इफेक्ट वहाँ पे अपना दिखाना शुरू कर देगा। इसमें से हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मैकेनिज्म, टाइप्स या मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। पैसिव डिफ्यूजन मोस्ट कॉमन है, पैसिव, और एक होता है एक्टिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन होता है जिसमें किसी एनर्जी या किसी एनर्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। एक्टिव डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल पैसिव डिफ्यूजन पढ़ते हैं। तो मोस्ट कॉमन होता है, सभी में देखा जाता है, ड्रग मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। मान लो जाहिर बात है ये टैंकी है, इसमें पानी फुल है और ये टैंकी है जिसमें पानी कम है, तो अगर हम पाइप लगा देंगे तो हायर कंसनट्रेशन से वाटर किधर जाएगा? इसमें कम है तो लोअर कंसनट्रेशन में ही जाएगा ना। तो जिधर अगर मान लो
स्टमक में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से वो कहाँ मूव करेगा, जिधर को ड्रग की कंसंट्रेशन कम है। तो ये अगर ड्रग लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है तो उसे ही हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ईजिली चला गया। मोटर लगा के तो पानी को इसमें ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, ना ही मग्गा लगा के लेना पड़ा, सीधा पाइप से दूसरी बाल्टी को इस बाल्टी से कनेक्ट किया, पानी सीधा ट्रांसफ़र हो गया। मतलब किसी भी हमारे को अपने हाथों से फिजिकल वर्क करके ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ा, ना ही मोटर का यूज़ करके एनर्जी का यूज़ करना पड़ा। फिर इसमें आ जाता है एग्जाम्पल में एस्पिरिन, पैरासीटामोल। ये ऐसे टैबलेट है जिधर का हायर लेने के बाद बॉडी में अगर हायर कंसंट्रेशन होती है इनकी तो हायर से लोअर की ओर मूव कर जाते हैं। अब आता है इसके अंदर थर्ड पार्ट, इसका कौन सा आता है, जो टाइप्स है एब्जॉर्प्शन, ड्रग एब्जॉर्प्शन के टाइप्स। तो इसमें आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ड्रग मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें भी ड्रग हायर कंसंट्रेशन से लोअर में क्या करेगा, मूव करेगा। पर इसमें यूजेज अ कैरियर प्रोटीन। इसमें हायर कंसंट्रेशन से तो लोअर में जाएगा, पर इसको ले जाने के लिए ये जो ड्रग का पार्टिकल है ना, ये जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तो जाएगा, पर इस साइड में जहाँ लोअर कंसंट्रेशन है इधर जाने के लिए इसको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए। मतलब ये जो इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, जो ये ड्रग के जो पार्टिकल्स है इनको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उनमें कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। तो ये क्या ड्रग चाहेगा कि इस प्रोटीन से बाइंड होकर फिर मैं उधर जाऊँ, अकेला नहीं जाना चाहता है। ये इसको तैरने के लिए किसी नाव की ज़रूरत है, तो ये इस नाव पे सवार होकर उधर जाएगा। तो मान लो ये नाव है, तो इस नाव को भी हम बोलेंगे कैरियर प्रोटीन। ये जो है इस पे चिपक जाएगा, मतलब कि अटैच होकर इससे जुड़ने के बाद ही वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर जाएगा। इसमें सम विटामिन के एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, बट इसमें कैरियर प्रोटीन चाहिए। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टाइप्स हो गए एब्जॉर्प्शन के, कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन है। इसमें एब्जॉर्प्शन तो हो रहा था पैसिव डिफ्यूजन में, पर हायर कंसंट्रेशन से लोअर इजीली हो रहा था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या चाहिए, इसमें भी ड्रग मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन लोअर, पर जाने के लिए इसको चाहिए कैरियर प्रोटीन। इसमें एनर्जी नहीं चाहिए, इसमें सम विटामिन आ जाते हैं। फिर आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें क्या होता है, ड्रग मूव अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना। पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करना। ये हायर कंसंट्रेशन इधर लोअर है, तो ड्रग का मूवमेंट इधर ना जाके इधर से इधर होगा, जिधर ज़्यादा ड्रग होगा उधर होगा। तो इस वाले में क्या चाहिए होता है हमारे को, इस वाले में रिक्वायर्ड एनर्जी भी चाहिए, जिसे हम एटीपी बोलते हैं, यूज़ कैरियर प्रोटीन। कैरियर मतलब ये जो है पैसिव और फैसिलिटेटेड का कॉम्बिनेशन पार्ट है। इसमें एनर्जी भी चाहिए, साथ में कैरियर प्रोटीन भी चाहिए। ये जो है ना, जिधर को कम ड्रग के कंसंट्रेशन है, इधर हायर कंसंट्रेशन है ड्रग की, तो अगर इसको मतलब लोअर से हायर जाना है, इधर को जाएगा ड्रग, तो इसको जाने के लिए इधर इसको एक तो कैरियर प्रोटीन चाहिए इससे बाइंड होके जाने के लिए, साथ में ये कैरियर प्रोटीन को एनर्जी चाहिए ताकि ये उस साइड को जा सके। क्योंकि हायर से मतलब ऊंचाई पे चढ़ना है, तो ऊंचाई पे चढ़ना है तो हमने अगर खाना, जाहिर सी बात है अगर हमने खाया पिया होगा तभी तो हम ऊंचाई पहाड़ चढ़ पाएंगे, पहाड़ की ऊंची चोटी तक पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से ये है कि जिधर हायर कंसंट्रेशन उधर जाने के लिए इस कैरियर प्रोटीन को इस लोअर कंसंट्रेशन से ड्रग ले जाने के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत है, जिसमें आ जाता है हमारा लेवोडोपा, आयरन्स आ जाते हैं। ठीक है, इनको बेसिकली कहाँ मूव करना होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। फिर आता है एंडोसाइटोसिस, जिसको हम पिनोसाइटोसिस भी बोलते हैं। सेल सराउंडेड एंड एनगल्फ ड्रग पार्टिकल। इसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो भी सेल्स हैं, वो सेल क्या करते हैं, जो भी ड्रग के पार्टिकल है ना उसको निगल जाते हैं। ड्रग के पार्टिकल्स को ये निगल जाते हैं, अपने अंदर निगल लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। जितने भी ड्रग के पार्टिकल्स हैं, ये सेल्स जो होते हैं अपने आसपास, ये सेल है, ये क्या करेंगे, ड्रग के पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेंगे। एनगल्फ का मतलब निगल लेंगे। यूज़ फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स, और ये क्या करेंगे, इसको यूज़ फॉर लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसको लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में आ जाता है विटामिन B12। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर कौन कौन से हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करते हैं। इसमें आ जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी
कि फैक्टर, अगर ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसको कौन कौन से फैक्टर, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ कोर्स अभी तो हमने पढ़ा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कि इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग्स जाते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब्स होती हैं एज कम्पेयर टू ओरल ड्रग्स, है ना। तो ये भी क्या करते हैं, एक ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती हैं। डिफरेंट रूट एब्जॉर्ब ड्रग एट अ डिफरेंट स्पीड, अलग अलग रूट जो होते हैं ड्रग को एब्जॉर्प्शन अलग स्पीड से करवाते हैं। जैसे रूट की बात की जाए, इंट्राविनस इमीडिएट कराएगा, इंट्रामस्कुलर फास्ट कराएगा, सबक्यूटेनियस मॉडरेट का, ओरल बिल्कुल स्लो कराएगा, है ना। तो अब ब्लड सप्लाई एट एब्जॉर्प्शन साइड, अगर ये ब्लड का सप्लाई अगर एब्जॉर्प्शन साइड पे जहाँ पे दवाई को ऑब्जॉर्ब करना है, मान लो मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में ब्लड का सप्लाई भी अच्छा होना चाहिए कि जो पेट के जो मांसपेशियाँ वहाँ पे दर्द हो रहा है तो वहाँ उस मांसपेशियों के एरिया में ब्लड का सप्लाई अच्छा होना चाहिए, तभी तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाएगा। तो मोर ब्लड फ्लो, फास्टर एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन इन अ वॉल सप्लाई मसल्स एब्जॉर्ब क्विकली। जो हमारा इंजेक्शन होता है इन अ वेल सप्लाइड मसल, जो इंजेक्शन होता है वो वेल सप्लाई होता है मसल को, तो एब्जॉर्ब क्विकली, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है। अब आता है सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, साइंस में भी पढ़ा हुआ है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितना कम सरफेस एरिया, मतलब मान लो ज़मीन पे पानी गिरेगा, छोटा कपड़ा लेंगे एब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा, बड़ा कपड़ा लेंगे एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा पानी सूखेगा और जल्दी सुखा देगा। इसी तरह से इसका जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, पता है ना, क्योंकि वो ऐसे वैसे टेढ़े फॉर्म में होती है, तो इसकी जो विलाई कहते हैं इसे, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। मोस्ट ओरल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब हेयर, ज़्यादातर ओरल ड्रग जो होते हैं वो यहीं पे एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ से फिर वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। फोर्थ जो फैक्टर अफेक्ट करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को वो है लिपिड सोल्युबिलिटी। फास्ट सोल्यूबल ड्रग अक्रॉस मेम्ब्रेन ईजिली, जो होते हैं ना फास्ट सोल्यूबल वाले जो ड्रग्स होते हैं, जो फास्ट सोल्यूबल मतलब जो जितनी जल्दी घुलने वाले, लिपिड सोल्यूबल मतलब पता है कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, मतलब लिपिड ज़्यादा होगा तभी वो घुलेंगे, लिपिड की मात्रा कम होगी तो नहीं घुलेंगे। फास्ट सोल्यूबल ड्रग क्रॉस मेम्ब्रेन ईजिली, जो फास्ट सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं वो मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर देते हैं, जिसमें डायजेपाम हाईली लिपिड सोल्यूबिलिटी होती है इसकी, मतलब ये लिपिड जो होता है ना उसमें जल्दी ये घुल जाता है। इजिली मेम्ब्रेन क्रॉस, ये इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है। बेटर एब्जॉर्प्शन, इसका बेटर एब्जॉर्प्शन भी होता है इसका। फिफ्थ पॉइंट जो है जो इसके फैक्टर को अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, वो है पीएच ऑफ ड्रग एंड बॉडी फ्लूइड। पीएच, ड्रग का पीएच क्या है, बॉडी फ्लूइड, ये दोनों ही फैक्टर जो है वो भी अफेक्ट करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन एसिडिटी एंड एल्कलिटी, ड्रग का एब्जॉर्प्शन एसिडिटी और एल्कलिटी पे हो गया। एस्पिरिन वीक एसिड है, एब्जॉर्ब बेटर इन स्टमक, वीक एस्पिरिन बहुत ही वीक एसिड है ना, तो ये बेटर एब्जॉर्ब होगा स्टमक में, क्योंकि स्टमक के अंदर। सम बेसिक ड्रग्स एब्जॉर्ब बेटर इन इंटेस्टाइन, अगर बेसिक नेचर के ड्रग्स हैं तो वो इंटेस्टाइन में अच्छे से एब्जॉर्ब होंगी, है ना, तो ये फैक्टर है। अब आता है ड्रग फॉर्मुलेशन, डिफरेंट डोजेज फॉर्म एब्जॉर्ब एट डिफरेंट रेट। हमें अभी देखा पीछे अलग अलग डोजेज फॉर्म जो होते हैं अलग अलग रेट पे वो एब्जॉर्ब होते हैं। अगर सोल्यूशन है तो सोल्यूशन, सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट, तो इसमें बात की जाए सोल्युबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, सोल्यूशन की। एब्जॉर्ब फास्ट है, सोल्यूशन जो होगा सबसे जल्दी एब्जॉर्ब होगा, देन सस्पेंशन, कैप्सूल और टैबलेट, क्योंकि वो लिक्विड ही होता है ना। सस्पेंशन में थोड़े छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कैप्सूल में भी टैबलेट में भी, तो सोल्यूशन पूरा लिक्विड ही होता है, तो इस वजह से उसका ऑब्जॉर्प्शन फास्टर होता है। पूछा जाए तो किसका सोल्युबिलिटी रेट जो होता है, ऑब्जर्वेशन रेट जो होता है ड्रग फॉर्मुलेशन में से सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सोल्यूशन का। प्रेजेंस ऑफ फूड की बात की जाए, फूड में इंक्रीज और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, फूड का प्रेजेंस भी और डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन को। हमेशा कहा गया है आयरन की टैबलेट वगैरह को खाली पेट खाने से पहले, खाना खाने के 2 घंटे के, इसलिए क्योंकि आयरन की टैबलेट खाली पेट में जल्दी एब्जॉर्ब होती है। अगर हम खाना खाने के बाद लेते हैं तो वो रिएक्ट कर जाती हैं खाने फूड के साथ, उसका असर इतना ज़्यादा नहीं रहता है। सम मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक, सम मेडिसिन शुड बी टेकन फास्ट आफ्टर फूड, इसी कारण से होता है। फ्लो चार्ट के बारे में, फूड प्रेजेंट चेंज इन ड्रग डिसोल्यूशन को चेंज कर देगा, अल्टर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को उल्टा कर देगा।
इसका 8वां जो है जो फैक्टर अफेक्ट करता है हमारे एब्जॉर्प्शन को, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम। इफ द स्टमक एम्प्टीज क्विकली द ड्रग रीचेज द इंटेस्टाइन फास्टर। जितना ज़्यादा स्टमक अगर खाली पेट दवाई कोई ली है तो वो जल्दी पहुंच जाता है इंटेस्टाइन तक, उसका एब्जॉर्प्शन भी जो होता है बहुत फास्ट होता है।